कभी सोचिए कि सिर्फ 50 सालों में, मतलब एक इंसान की अपनी जिंदगी में ही दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो जाए जितनी शायद पिछली 50 पीढ़ियों में भी नहीं हुई होगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं महारानी विक्टोरिया के शासन के अंत से लेकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन की शुरुआत के बीच के दौर की। बिल्कुल। और आज हम इसी तूफानी दौर के साहित्य की गहराई में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ कहानियों और कविताओं की बात नहीं है। नहीं, ये उस दौर के हर बदलाव, हर झटके का एक आईना है। साहित्य उस समय का एक सीज़मोग्राफ जैसा था जिसने हर एक झटके को दर्ज किया। वाह, क्या बात कही है। और इस चर्चा के लिए हमारा जो मुख्य स्रोत है वो है AC वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, प्रोग्रेस एंड रिग्रेस। वॉर्ड का तर्क है कि आप उस दौर के समाज को साहित्य के बिना नहीं समझ सकते और साहित्य को समाज के बिना नहीं। बिल्कुल। सामाजिक मूल्य और दो विश्व युद्धों ने साहित्य की दिशा ही मोड़ दी। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ तो इंसान ने भौतिक दुनिया पर महारत हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ एक नैतिक और आध्यात्मिक खालीपन पैदा हो गया है। सही बात है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 20वीं सदी की सुबह में विक्टोरियन युग की परछाई कैसी थी और लोग उस परछाई से बाहर निकलने के लिए इतने बेचैन क्यों थे? देखिए, विक्टोरियन युग की सबसे बड़ी पहचान थी स्थिरता। एक तरह का अटूट विश्वास, है ना? ऐसा लगता था जैसे सब कुछ पत्थर की लकीर हो, परिवार, साम्राज्य, धर्म। हाँ, और वॉर्ड इसे एक मासूम कमजोरी कहते हैं, जहां लोग विशेषज्ञों या अथॉरिटी की बात पर बिना कोई सवाल किए यकीन कर लेते थे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वे एक ऐसे घर में रह रहे थे जिसके बारे में उनका मानना था कि इसकी नींव कभी नहीं हिल सकती। बिल्कुल, उनका संविधान, उनका घर, उनका साम्राज्य, ये सब उनके लिए एक अंतिम सत्य जैसा था। ये सोचना भी मतलब नामुमकिन सा था कि ये चीजें कभी बदल या खत्म हो सकती हैं। एक स्थायी सुरक्षित दुनिया, और फिर आई 20वीं सदी जिसने इस नींव को जैसे डायनामाइट से उड़ा दिया। और इस बदलाव के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनका एक बहुत मशहूर कथन है उनके नाटक मेजर बाबरा से। वो कहते हैं, दुनिया के साथ यही दिक्कत है, ये अपने पुराने स्टीम इंजन और डायनामो तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता, अपने पुराने धर्मों और अपने पुराने राजनीतिक संविधानों से चिपकी रहती है। एग्जैक्टली। और इस नए सवाल करने वाले रवैये ने लोगों को बुरी तरह झकझोर दिया। कुछ को लगा कि ताज़ी हवा का झोंका आया है, तो कुछ को महसूस हुआ जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक साहित्यिक विद्रोह नहीं था। नहीं, ये एक गहरा दार्शनिक बदलाव था। जैसे H.G. वेल्स ने इसे चीजों का प्रवाह, द फ्लो ऑफ थिंग्स कहा। अच्छा। वेल्स का मानना था कि दुनिया कोई स्थायी घर नहीं है, बल्कि एक घर की जगह है जहां हम बस कुछ समय के लिए डेरा डाले हुए हैं। तो विक्टोरियन निश्चितता की जगह ये भावना आ गई कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। तो जाहिर है इस उथल-पुथल के बीच लेखकों को भी चुनना पड़ा कि साहित्य का आखिर मकसद क्या है, और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में लेखक मोटे तौर पर दो खेमों में बट गए, जिनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। कौन से थे दो खेमे? एक तरफ थे वो लोग जो कला जीवन के लिए, आर्ट फॉर लाइफ सेक के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इनमें ज्यादातर फेबियन सोसाइटी से जुड़े लेखक थे, जैसे बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स। फेबियन सोसाइटी, ये वो बुद्धिजीवियों का समूह था जो उस दौर की जबरदस्त औद्योगिक असमानता को देख रहा था। हाँ। और उनका मानना था कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। उनके लिए कला एक हथियार थी, एक औजार जिससे समाज को बदला जा सके, उसे बेहतर और ज्यादा बराबर बनाया जा सके। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ था ब्लूम्सबरी ग्रुप, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ और E.M. फॉस्टर जैसे लेखक थे। उनका नारा था कला कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक। मतलब कला का राजनीति या समाज सुधार से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए नहीं था। उनका मानना था कि सच्ची कीमत तो व्यक्तिगत संबंधों में है और खूबसूरत चीजों को सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए बनाने में है। उनके लिए सामाजिक सुधार की बातें थोड़ी, कह सकते हैं, सतही थीं। ये विभाजन तो बहुत गहरा है। एक तरफ फेबियन लोग हैं, जैसे सिडनी और बीट्रिस वेब, जो वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की नींव रख रहे थे। हाँ, उनका पूरा ध्यान आम आदमी या मासमैन पर था। वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जो लाखों लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित कर सके। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। हाँ, इस व्यवस्था की एक आलोचना ये थी कि ये व्यक्ति की अपनी पहचान, उसकी सनक और उसकी आजाद सोच को नजरअंदाज करती थी। एक विशाल मशीन में लगे हुए पंच्ड कार्ड की तरह। बिल्कुल,
एक ऐसा काट जिसका अपना कोई वजूद नहीं। और ये बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्या समाज की भलाई के लिए व्यक्ति की आज़ादी को कुछ हद तक सीमित किया जाना चाहिए? और इससे पहले कि इस बहस का कोई नतीजा निकलता, विश्व युद्धों ने आकर पूरी बिसात पलट दी। पहले विश्व युद्ध के लगभग 10 साल बाद, मतलब 1949 के आसपास, अचानक युद्ध विरोधी किताबों की बाढ़ आ गई। हाँ, जैसे एरिच मारिया रिमार्के की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और इन सब किताबों का संदेश एक ही था। युद्ध ने सैनिकों के शरीर को भले ही छोड़ दिया हो, पर उनकी आत्मा को मार डाला था। और जब हम इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के साहित्य से करते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहले विश्व युद्ध ने रूपर्ट ब्रूक और विल्फ्रेड ओवन जैसे कवियों को जन्म दिया, जिनका काम दर्दनाक होने के बावजूद आम पाठक तक पहुंचा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध का साहित्य, वो ज्यादातर शांत था, संयमित था और अक्सर बहुत अस्पष्ट था। उसमें कोई रोमांटिक देशभक्ति नहीं थी, बस सब कुछ चुपचाप सहन करने का भाव था। ये मोहभंग सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था, साहित्य की दुनिया में भी एक बड़ा भूचाल आने वाला था। और साल 1922 एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। इसी साल जेम्स जॉयस की यूलिसिस और टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड प्रकाशित हुई। और इन रचनाओं के साथ ऐसा लगा जैसे साहित्य और आम पाठक के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। मतलब साहित्य अब हर किसी के लिए नहीं रह गया था। नहीं, ये एक गूढ़ बौद्धिक पहेली बन गया जिसे समझने के लिए आपको एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत थी। इसे बौद्धिक अभिजातीयवाद या इंटेलेक्चुअल एलिटिज्म का दौर कह सकते हैं। एक ऐसा दौर जहां आम पाठक की समझ को तिरस्कार की नजर से देखा जाता था। हाँ, पहले के लेखक जैसे हार्डी, किपलिंग, शॉ, वेल्स, वो आम लोगों के लिए लिखते थे और लोगों से उन्हें प्यार भी मिलता था। लेकिन 1922 के बाद साहित्य एक ऊंचे किले में बंद हो गया। एलियट और जॉयस के समर्थकों का रवैया भी कुछ ऐसा ही था। जॉयस के काम को समझाने वाले शुरुआती आलोचकों में से एक थे स्टीवर्ट गिलबर्ट। उन्होंने लिखा था कि जॉयस ने मानसिक अधोलोक की भीड़ के सामने अपनी बुद्धि से कभी समझौता नहीं किया। एक तरह का साहित्यिक अहंकार। हाँ, लेकिन क्या हो अगर इस बौद्धिक किले की नींव महज एक टाइपिंग की गलती पर टिकी हो? इससे जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। हाँ, ये किस्सा प्रोफेसर विलियम एम्सन का है, जो एक बहुत बड़े आलोचक थे। हाँ। उन्होंने टी.एस. एलियट की एक कविता विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी का बहुत गहरा और जटिल विश्लेषण किया था। तो हुआ ये कि एम्सन ने अपना पूरा सिद्धांत एक छोटी सी प्रिंटिंग की गलती पर खड़ा कर दिया था। प्रिंटिंग की गलती? हाँ, कविता के तीसरे संस्करण में 2 पंक्तियों के अंत में लगे विराम चिन्ह, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स, आपस में बदल गए थे। जहां कॉमा होना चाहिए था वहां फुल स्टॉप लग गया और जहां फुल स्टॉप होना चाहिए था वहां कॉमा। अरे! इससे वाक्य का पूरा मतलब ही बदल गया। ये गलती छठे संस्करण में सुधार दी गई, लेकिन एम्सन के हाथ तीसरा वाला संस्करण लग गया था। तो जिस वाक्य विन्यास की अस्पष्टता यानी सिंटैक्टिकल एम्बिग्विटी की एम्सन ने पन्ने भर भर कर तारीफ की, जिसे उन्होंने एलियट की जीनियस बताया, वो असल में कवि की नहीं बल्कि बेचारे प्रिंटर की देन थी। ये तो कमाल है। ये किस्सा सिर्फ मजेदार नहीं है, ये एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या? ये दिखाता है कि कैसे अकादमिक आलोचना कभी-कभी असल जीवन से इतनी कट जाती है कि वो सिर्फ एक बौद्धिक कसरत बनकर रह जाती है। स्रोत इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर साहित्य सिर्फ विश्वविद्यालयों में विश्लेषण का कच्चा माल बनकर रह जाएगा तो जीवन को बेहतर और गहरा बनाने की उसकी जो असली भूमिका है वो कहीं खो जाएगी। तो साहित्य तो बुद्धिजीवियों के किले में बंद हो गया, लेकिन उस किले के बाहर की दुनिया का क्या? युद्ध के बाद के ब्रिटेन में वेलफेयर स्टेट एक हकीकत बन चुका था। लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा थी, नौकरियां थी, पैसा था। तो इसका मतलब सब लोग बहुत खुश होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, हुआ इसका ठीक उल्टा। उल्टा? हाँ, आर्थिक तनाव खत्म होने के बाद समाज में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष फैल गया। एक खालीपन महसूस होने लगा। और इस खालीपन को भरने के लिए एक नई चीज का जन्म हुआ, उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म। कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाली मानसिकता, मतलब पड़ोसियों से होड़ करने की प्रवृत्ति। सही। हायर परचेज सिस्टम इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग वो चीजें भी किश्तों पर खरीदने लगे जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ दिखावे के लिए। और इस नई बेचैनी को एक और इंडस्ट्री ने भुनाया, विज्ञापन। हाँ, लेकिन ये पुराने जमाने का विज्ञापन नहीं था जो आपको बताता था कि हमारा साबुन बेहतर है। ये आधुनिक विज्ञापन का जन्म था। विज्ञापन बनाने वालों ने डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डेप्थ साइकोलॉजी मतलब? मतलब उन्हें एहसास हुआ कि वे उत्पाद नहीं बेच रहे,
वे एक एहसास बेच रहे हैं। वे बियर नहीं बेच रहे थे, वे लोकप्रियता और दोस्तों का साथ बेच रहे थे। वे चॉकलेट नहीं बेच रहे थे, वे प्यार और रोमांस बेच रहे थे। बिल्कुल, वे फ्रिज नहीं बेच रहे थे, वे एक खुशहाल परिवार की तस्वीर बेच रहे थे। उन्होंने लोगों की अवचेतन इच्छाओं जैसे सेक्स और प्रेम को अपने उत्पादों से जोड़ना शुरू कर दिया। और इसी माहौल में एक पूरी नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी, जिसके पास इतिहास में पहली बार खर्च करने के लिए अपना पैसा और अपनी आज़ादी थी, टीनेजर्स। और उन्होंने विद्रॉ कर दिया। हाँ, अमेरिका से एक नई संस्कृति आई, बीटनिक संस्कृति। जैक केरुएक की किताब ऑन द रोड इसकी बाइबल बन गई। बीटनिक होना मतलब समाज के हर स्थापित नियम को खारिज कर देना। सब कुछ, नौकरी, परिवार, सफाई, सब कुछ। ब्रिटेन में भी बीटनिक दिखने लगे। मैले कुचेली जीन्स और ढीले ढाले स्वेटर पहने ये युवा समाज के प्रति अपनी नफरत का खुला प्रदर्शन करते थे। तो ये सिर्फ कपड़ों का फैशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बड़ी तस्वीर में देखना जरूरी है। ये अथॉरिटी यानी सत्ता के हर रूप के प्रति एक गहरे अविश्वास और तिरस्कार का प्रतीक था। ये व्यंग्य से लेकर सार्वजनिक व्यवहार तक हर जगह दिखाई दे रहा था। अच्छे शिष्टाचार को कमजोरी की निशानी माना जाने लगा। हर चीज का मजाक उड़ाया जा रहा था। हाँ, तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? 20वीं सदी की ये साहित्यिक और सामाजिक यात्रा हमें एक तूफानी समंदर के सफर पर ले जाती है। विक्टोरियन युग के स्थिर जहाज से लेकर युद्ध के बाद की अराजक और दिशाहीन नाव तक साहित्य ने समाज के हर डर, हर उम्मीद और हर विरोधाभास को शब्द दिए हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं की कहानी है। एक तरफ जबरदस्त वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति है, तो दूसरी तरफ एक गहरा आध्यात्मिक भटकाव। एक तरफ आम आदमी के उदय की कहानी है, तो दूसरी तरफ उसी व्यक्ति के मास यानी भीड़ में खो जाने का डर। शोध का अंत एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर होता है। लेखक कहता है कि जिस विक्टोरियन युग को हम पाखंडी कहकर खारिज कर देते हैं, शायद उनके तथाकथित पाखंड को बेहतर ढंग से शालीनता और संयम, डिसेंसी एंड रिस्ट्रेंट के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, खासकर उस दौर के तुलना में जहां सार्वजनिक प्रदर्शन और दिखावा एक जुनून बन गया था। और यहीं से एक सवाल हमारे लिए भी उठता है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि उस दौर में मीडिया की वजह से प्रतिष्ठा हासिल करना और खोना दोनों बहुत आसान हो गया था। मीडिया एक पर्सनालिटी कल्ट बना रहा था, जहां लोगों को रातों रात हीरो और अगले ही पल विलेन बना दिया जाता था। और ये हमें एक अंतिम विचार के लिए छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज सोशल मीडिया और 24 घंटे के न्यूज़ साइकिल के युग में प्रदर्शन के लिए इस जुनून ने हमारे अपने समय के साहित्य, कला और विचारों को कैसे आकार दिया है? क्या हम भी एक ऐसे ही दौर में नहीं जी रहे हैं जहां गहरी और गंभीर सोच पर त्वरित और सतही प्रतिक्रिया हावी हो रही हैं?